हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हम लोग फार्मास्यूटिक्स पढ़े थे। अब हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अगला सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में HAP कहते हैं। H फॉर ह्यूमन, A फॉर एनाटॉमी एंड P फॉर फिजियोलॉजी, दैट मीन्स HAP कहते हैं। सबसे पहले इसमें दो वर्ड आ रहा है। पहला जो आ रहा है हमारा ह्यूमन आ रहा है। ह्यूमन का मतलब इसमें जितनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे वो मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे, मानव शरीर के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए इसके आगे ह्यूमन लगाया गया है। इसके जस्ट बाद आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का क्या मतलब होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन, या तो स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द इंटरनल बॉडी ऑर्गन। हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर की जिसमें स्टडी करते हैं उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एनाटॉमी का मतलब स्ट्रक्चरल स्टडी। यहाँ पे मैंने आप मार्क कर दे रहा हूँ, एनाटॉमी मैंने दिखाया है। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल स्टडी। स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द इंटरनल ह्यूमन बॉडी ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल है, किडनी हो गए, लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, लीवर हो गए, इन सारे ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। और साथ ही साथ फिजियोलॉजी, अगला हमारा टर्म है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शनल स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन। फंक्शनल स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन, दैट मीन्स हम लोग एनाटॉमी में स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का, एंड फिजियोलॉजी में फंक्शनल स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का। जब हम लोग आपस में दोनों को जोड़ देते हैं, एनाटॉमी को और फिजियोलॉजी को, एनाटॉमी को और फिजियोलॉजी को जब दोनों आपस में हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो एक डिफिनेशन निकल के आता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ए फॉर स्ट्रक्चरल और पी फंक्शनल स्टडी। एनाटॉमी में हम लोग स्ट्रक्चरल स्टडी कर रहे हैं और फिजियोलॉजी में फंक्शनल स्टडी कर रहे हैं। जब आप दोनों को मिला देंगे एक डिफिनेशन बन के आएगा HAP का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक डिफिनेशन बन के आएगा। वो डिफिनेशन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों आप ऐड कर देंगे, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों आपस में कंबाइन करके बोलेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी ऑर्गन की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हम लोग ह्यूमन के बारे में, मानव के बारे में ही पढ़ना है। ये हमारा हो गया एनाटॉमी एंड एनाटॉमी का डिफिनेशन। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या क्या हमको पढ़ने हैं। हमारा ये किसी भी सिलेबस को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सब्जेक्ट में क्या क्या हमको पढ़ना है ये पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए, ताकि हमको आगे पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो और कोई प्रॉब्लम हमको फेस ना करना हो। इसलिए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा रहेगा चैप्टर 1, आप लोग अपने सिलेबस में देखेंगे चैप्टर 1 में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? स्कोप ऑफ HAP। मैं शॉर्ट फॉर्म में HAP लिख दे रहा हूँ। HAP का फुल फॉर्म ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब अगले लेक्चर में जहाँ पे भी ये वर्ड आएगा तो मैं HAP शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो चैप्टर 1 है हमारा, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले स्कोप ऑफ HAP। स्कोप ऑफ HAP का क्या मतलब होता है कि जो हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं उसका हमारे लाइफ में, हमारे साइंस में, हमारे इस दुनिया में क्या स्कोप है, इसका क्या महत्व है, उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे और किस किस फील्ड में हमारा ये जो सब्जेक्ट है अपना योगदान देता है। तो हमको पहला स्कोप पढ़ना है, ये हमारे जो HAP है उसका क्या क्या स्कोप है। और उसके बाद पढ़ना है हमको डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी। और हमारे एनाटॉमी में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी का यूज होंगे जो आपके लिए थोड़ा सा न्यू होंगे, नए होंगे। उस टर्मिनोलॉजी के डिफिनेशन हमको पढ़ने हैं। जैसे एनाटॉमी एक टर्मिनोलॉजी आया, हमने एनाटॉमी का डिफिनेशन पढ़ा स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन, एंड सेकेंड इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का हमने पढ़ा फंक्शनल स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वैसे ही सेल आएंगे, ऑर्गन आएंगे, टिश्यू आएंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे नए नए वर्ड आएंगे, टर्मिनोलॉजी आएंगे जो हमारे एनाटॉमी में यूज किया जाएगा। उस टर्मिनोलॉजी का डिफिनेशन भी हमको पढ़ना है पहले चैप्टर 1 में। इसके जस्ट बाद हमारा आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल का मतलब हमारा बॉडी जो बना है सेल से मिलकर बना है। कई ट्रिलियन में सेल हैं, बहुत सारे, मिलियन नहीं ट्रिलियन में बात करिए। हमारे बॉडी में बहुत सारे ट्रिलियन में, कम से कम 1-2 ट्रिलियन
इतने सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल। जो हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या कहलाती है? सेल। सेल से मिलकर क्या बनते हैं बेटा? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से मिलकर ऑर्गेनिक सिस्टम बनते हैं। ऑर्गेनिक सिस्टम से मिलकर बेटा होल बॉडी का निर्माण होता है। सबसे छोटी जो है वो हमारा सेल है। अगर सेल नहीं रहेगा हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी या कोई भी टिश्यू नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल होता है। हमको प्लांट सेल के बारे में नहीं पढ़ना है, एनिमल सेल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो सेल है वो एनिमल के कैटेगरी में ही आ जाता है। तो हमको इसके स्ट्रक्चर पढ़ने हैं और उस सेल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट के नाम भी पढ़ने हैं, और साथ ही साथ उस कंपोनेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। जैसे हमारे सेल में आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, और देखेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन क्या होता है, गोल्गी बॉडी ऑपरेटस हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, उसका क्या फंक्शन है, और साथ ही साथ उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है। जब हम अपना ये चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से विस्तार से स्टडी करेंगे। अभी मैं पूरा रिव्यू दे रहा हूँ, पूरा आपको क्या क्या पढ़ना है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। इसके बाद हमारा जस्ट आता है टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। टिश्यू भी कई प्रकार के होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो टिश्यू भी कई प्रकार के होते हैं। टिश्यू का डिफिनेशन हमको पढ़ना है, टिश्यू का डिफिनेशन के साथ साथ उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ना है कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। टिश्यू का क्या डिफिनेशन है, टिश्यू जब दो या दो से अधिक सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। उसका डिफिनेशन भी हम लिखवाएंगे और उसको पढ़ा जाएगा। इसके जस्ट बाद हमारा जो पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसके बाद तीसरा आता है। तीसरा भी हो गया। चौथा आता है ओसीएस सिस्टम। ओसीएस सिस्टम में क्या पढ़ना है? ओसीएस सिस्टम में हमको अपने बॉडी के स्केलेटन के बारे में पढ़ना है। स्केलेटन का मतलब बोन के बारे में पढ़ना है। बोन के बारे में किसमें पढ़ते हैं हम लोग? ओसीएस सिस्टम में। जैसे हमारा बोन होता है, एक एक्सियल बोन होता है, एक एपेंडिकुलर बोन होता है। इसके बाद हमारे ज्वाइंट कितने टाइप्स के होते हैं, जो हमारा दो या दो से अधिक जो हड्डियां आपस में मिलती हैं वहां पे ज्वाइंट बनता है। देखेंगे आप हर जगह जहां दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में मिली हैं वहां पे ज्वाइंट बना है। उस ज्वाइंट के बारे में भी पढ़ना है, और साथ ही साथ ज्वाइंट से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। जैसे ज्वाइंट से संबंधित हमारा हो गया गठिया का रोग हो गया, अर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, ये सब ज्वाइंट से संबंधित रोग हैं, तो उसके बारे में भी हमको पढ़ना है ओसीएस सिस्टम में। इसके जस्ट बाद आता हमारा हेमोपोएटिक सिस्टम। हेमोपोएटिक सिस्टम में क्या पढ़ना है? हेमोपोएटिक का मतलब, हेमो मतलब ब्लड के बारे में, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन किससे संबंधित है? ब्लड से। दैट मीन्स इसमें हम लोग पूरे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन होता है, और साथ ही साथ हमारे ब्लड में कितने टाइप्स के सेल होते हैं। हमारे ब्लड में 3 टाइप के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और इस तीनों सेल के क्या क्या फंक्शन है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आरबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, और प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये इनके फंक्शन भी पढ़ने हैं, और साथ ही साथ ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़ने हैं इसमें कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। और उसके बाद हमको अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें हमको लिम्फ नोड के बारे में पढ़ना है, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इसके जस्ट बाद हमारा आता है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत जो आता है वो हार्ट आता है। हार्ट हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन ऑर्गन जो है हार्ट है। हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पंप करना, और ब्लड को सारे सेल के पास और सारे ऑर्गन के पास ब्लड को सप्लाई करना। ये हमारा किसका काम होता है? हार्ट का काम होता है, जो किस सिस्टम के अंतर्गत आता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हार्ट का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। उसके जस्ट बाद आता है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें हम लोग लंग के बारे में पढ़ेंगे, लंग के और रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन होंगे उन सारे ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे,
और उन आर्गन का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है हमारे ऑक्सीजन को अंदर ले जाने में और ऑक्सीजन को बाहर निकालने में, इसके बारे में हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारा जो 9th वाला है, 9वां है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मैं सिस्टम बार बार बोल रहा हूँ, सिस्टम का मतलब जो बहुत सारे आर्गन, बहुत सारे बॉडी पार्ट आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखेंगे माउथ है, हमारा टीथ है, उसके बाद हमारा टंग आ गया, जीभ आ गया, उसके बाद हमारा ये वो इसोफेगस हो गया, इसके बाद हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये लीवर हो गया। ये पूरा समूह है आर्गन का और बॉडी पार्ट का, एक पूरा समूह मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। वैसे हर टॉपिक में ऐसे ही है। तो ऐसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? भोजन को डाइजेस्ट करना। जब हम लोग भोजन खाते हैं तो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल रहते हैं तो इसको पहले हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में टूटना, टूटने के बाद वह धीरे धीरे इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद अपना एक्शन दिखाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग कैसे भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, कैसे खाते हैं और किस आर्गन का क्या रोल है, उसके बारे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा 10वां आता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होता है? स्केलेटल मसल्स ऐसा होता है जो मसल्स और स्केलेटल के मिल के बनता है। जैसे कार्टिलेज का नाम आप लोग सुने होंगे, आप जो लोग मुर्गा खाते होंगे तो उसमें देखते होंगे एक बोन ऐसी आती है जो ना तो हड्डी ही पूरी रहती है ना तो मांसी रहती है, वो कट भी जाती है, दांत से आसानी से आप काट सकते हो, वो आराम से खाते भी लोग हैं बहुत। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स। बहुत सारे मसल्स ऐसे होते हैं जो हड्डी और मसल्स, स्केलेटन मतलब बोन, स्केलेटन और मसल से मिलकर बने होते हैं, उसको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो उसके बारे में हमको स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ हमारा जो स्केलेटल मसल्स है उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके जस्ट नीचे आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम में हमको न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है। नर्वस सिस्टम बेटा दो टाइप्स के होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है? ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कार्ड आ जाता है। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को छोड़कर जितने नर्वस सिस्टम आते हैं वो पेरिफेरल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो हमको इसमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है और इसका जो मेन फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन है। हमको न्यूरॉन्स के बारे में भी पढ़ना है। हमारे बॉडी में कितने मिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट हैं, जिनका काम क्या होता है न्यूरॉन्स का? किसी भी मैसेज को हमारे बॉडी तक ट्रांसफर करना और मैसेज को वापस लेके आना। जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके पढ़ा जाएगा। इसके जस्ट बाद आता है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन आप लोग जानते हैं कि सेंस ऑर्गन हमारे 5 होते हैं। आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया और हमारा स्किन हो गया। इसके बारे में भी पढ़ना है हमको और सबका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। मैंने नीचे दिखाया है कि हमारा आई हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया, टंग हो गया और ईयर हो गया। इन सारे ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है और साथ ही साथ उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसके फंक्शन के बारे में भी पढ़ना है, जो कि सेंस ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या पढ़ना हमको? यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका काम क्या होता है? उसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन को फॉर्मेशन करना। दैट मीन्स वो हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को बनाती है और बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, क्योंकि जो यूरिन है हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रहता है। तो बॉडी में यूरिनरी सिस्टम का यही काम है, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन को फॉर्मेशन करना। तो हमारा यूरिनरी सिस्टम में हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। यूरिनरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन हमारा क्या है? किडनी है। किडनी के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, पार्ट के नाम भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके क्या रोल होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा अगला है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में बेटा हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो कौन करता है? ग्लैंड्स करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं जो हमारे हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। जैसे इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन ही है, एड्रेनालिन हार्मोन है, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका काम क्या होता है? ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना, शुगर को कंट्रोल करना। लेकिन कभी कभी जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिसको हमको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। तो इसमें हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और उस हार्मोन का क्या क्या काम होता है, क्योंकि बेटा हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।
हम आपके सामने दुखी हो गए तो हार्मोन की वजह से दुखी हैं, अगर खुश होते हैं तो एक हार्मोन की वजह से खुश होते हैं। तो अलग अलग हार्मोन है, उनके हार्मोन का क्या नाम है। जैसे एक हार्मोन हमारा ऑक्सीटोसिन है, जिसको लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसको लव हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब दो लोग हग करते हैं, दो लोग गले मिलते हैं, तो उस ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तब भी ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसको लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इस हार्मोन के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो प्रकार के बेटा होते हैं। पहला होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें मेल के और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ जो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो टोटल हमारे यहाँ पे 15 चैप्टर हो गए। ये पूरे 15 चैप्टर हमको एनाटॉमी में पढ़ना है, पूरे साल भर में पढ़ना है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो हमारा वीडियो 2 बार देखें, 3 बार देखें, और थोड़ा सा आप HD क्वालिटी में करके देखेंगे तो जो हमारी बोर्ड पे सारी चीजें लिखी गई हैं वो आपको अच्छे से दिखेंगी। आशा करते हैं आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना, अगर बोर्ड का जो मैं लिखा हूँ, मैं अभी थोड़ा सा हटूंगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आप लोग पढ़ते रहें, हेल्दी रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।